हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का। हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करेंगे एक ही वीडियो में कवर। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन पाने के लिए और एग्जाम से कमिंग अप टू डेट पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बहुत नज़दीक 17 तारीख से शुरू है और साइंस का एग्ज़ाम आप लोग को पता चल ही गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डाली हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मॉडल पेपर इंटरनेट के द्वारा जारी मॉडल पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 15 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार से ही प्रश्न का पैटर्न रहेगा। तो जो आप लोग को अच्छे से आएगा उसका आंसर कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी का भी 1 बाय 1 करके आंसर भी बताएंगे। कीट की प्रत्येक कोशिका में वायु कैसे पहुंचती है, यानी एक कीट है जिसके प्रत्येक कोशिका में किस प्रकार से वायु पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका के कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 18 नंबर में है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्य लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जैव विकास से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, ये भी भिविया है, तो इसको एकदम दोनों को रट ही लीजिएगा। ठीक है, फिर है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी है इसमें कि धमनी और शिरा में अंतर लिखे, ये भी भिविया क्वेश्चन है। अथवा इसके है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में उत्सर्जा प्राप्त करने की पथ क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन में अगर जो आपको अच्छे से आता है उसको अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, किताबी लैंग्वेज नहीं लिखिएगा, ताकि आपको अच्छे नंबर आ सकता है। ठीक है, और रटने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है और समझ के ही लिखना है, ताकि वो याद रहेगा। रट के जाइएगा तो वो एग्ज़ाम में भूल जाइएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके समझाते हैं सारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि कीटों में किस प्रकार से की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो देखिए इसका आंसर है कीटों में वायु यानी ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिका में छोटे छोटे छिद्र श्वास संधो यानी स्प्रिकल और खास इसके लिए नडली पाया जाता है जिसको ट्रिकिया कहते हैं, उसके द्वारा पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का आंसर है 16 का लसिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, यानी लसिका का क्या क्या कार्य है वो क्वेश्चन था। देखिए फर्स्ट कार्य है इसका कि लसिका उत्तकों का एक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। नेक्स्ट है उत्तकों से उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करती है। थर्ड नंबर पॉइंट्स है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। फोर्थ नंबर पॉइंट है शरीर के घाव भरने में सहायक होता है, मोस्ट भिविया पॉइंट है लसिका का कार्य में। नेक्स्ट 5 पॉइंट है कि पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है, कौन, लसिका। ठीक है, तो नेक्स्ट था क्वेश्चन कि आयोडीन की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर, अबटूट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए इससे क्या होता है कि घेंघा रोग हो जाता है। इसी को कम करने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय की थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है, यह वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम गाइटर से ग्रसित या घेघा रोग इसी को कहते हैं। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो गाइटर या घेघा रोग। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है 16 नंबर का अनुकंपी तंत्रिका के निम्न कार्य। पहला है यह तत्व में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। दूसरा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। तीसरा पॉइंट है यह हृदय स्पंद को तीव्र करता है। चौथा पॉइंट है यह रुधिर चाप को बढ़ाता है। पांचवा पॉइंट है यह श्वसन दर की तीव्र करता है। 6 पॉइंट है इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। 7 पॉइंट है यह रुधिर में लाल
रुधिकाणुओं की संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट आंसर है 19 नंबर, जीवों में यानी जनन किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए जनन किसे कहते हैं, जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करने यानी अपने जैसे संतान को वृद्धि करने या पैदा करने की प्रोसेस को यानी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे कि हम अपने माँ बाप का संतान है तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, जनन है, और मैं भी अपने जैसे बच्चे को जन्म दूंगा तो वो भी क्या होगा, एक प्रकार का जनन होगा। तो यानी सेम जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जैव विकास क्या है, क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है जैव विकास अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक और निरंतर परिवर्तित है। जैव विकास के कारण पुरातन काल के सरल जीव जंतु और पेड़ पौधे वर्तमान में जटिल रूप से प्राप्त कर चुके हैं। लॉन्ग आंसर था कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए धमनी आर्टरीज और वेन जिसको बोलते हैं, देखिए क्या है, पहला कि इसकी दीवारें मोटी लचीला तथा कपाट रहित होता है, इसकी दीवारें पतली होती है। सेकेंड पॉइंट है इसकी गुहा पतली होती है, इसका सेकेंड पॉइंट है कि इसकी गुहा मोटी होती है। तो एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसका क्या है, लचीला होता है, तो इसका क्या होगा, पतला होता है। इसका पतला है गुहा, तो इसमें क्या लिख देंगे, मोटा है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इनके रुधिर अत्यधिक दबाव एवं गति के साथ प्रभावित होता है, तो इनके रुधिर कम दबाव, यहाँ पे अत्यधिक होगा तो इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन था तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए श्वसन क्या है, एक जटिल अति आवश्यक प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा के लिए खाद्य ऑक्सीकरण जैसे C6H12O6 प्लस O2 जब भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाता है तो क्या होता है 6CO2 तो और ऊर्जा प्रदान करता है। यह दो प्रकार से होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। तो पहला देखिए वायवीय श्वसन है, इस श्वसन में प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो प्रोसेस होता है कर्व साइकिल बोलते हैं इसको, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये इस प्रकार से। या फिर है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है कि यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो वायवीय का मतलब क्या होता है, प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हो, तो ये क्या हो गया वायवीय। जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो क्या हो जाएगा अवायवीय, ठीक है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर कभी कभी हमारी पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अतएव पायरुवेट विखंडन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। तब पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसके कारण क्रैम्प हो जाता है। अब क्रैम्प क्या है, तो क्या होता है खिलाड़ियों में अधिक अभ्यास के बाद यही क्रैम्प दर्द का कारण बन जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेट का हम लोग पढ़ेंगे, ये सेकेंड सेट का था। अब हम लोग और एक सेट इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, 2 सेट का कंप्लीट करवा चुके थे। इसी चारों सेट में से आप लोग का जो मैं BBA कर दी उसको एकदम याद कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री का लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, इसका भी लघुत्तरीय प्रश्न है 50 नंबर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सहजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17 नंबर है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, छींक आने में होने वाली घटनाओं का मार्ग बताइए। 19 नंबर, एक लिंगी जीव से आप क्या समझते हैं, ये भी दिया है इसमें। 20 नंबर, मेंडल में प्रयुक्त तरह कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। दीर्घ उत्तर ये है कि मनुष्य में पाचन तंत्र क्रिया का वर्णन करें, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। या पुष्पी पौधे में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। एक आपको चित्र बनाने के लिए आता ही है, तो अच्छा है कि आप लोग पाचन तंत्र का ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इसको बना लीजिएगा। तो देखिए 1 बाय 1 करके आंसर 15 नंबर का आंसर है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या कारण है। तो हीमोग्लोबिन का जो होता है वो क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है, यानी रक्त का कमी हो जाता है
हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, जिस कारण हम शीघ्र थक जाते हैं। और कभी कभी जैसे ये सब लड़की में ज़्यादा होता है कि बेहोशी हो जाता है, तो इसको हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो वह थक जाता है और वह बेहोश होकर के गिर पड़ता है, जिसको आते हैं बोलते हैं कि चक्कर आ गया है। ठीक है, हमारा वजन कम हो जाए, हमारे रंग पीला पड़ जाएगा, हम कमजोरी अनुभव करेंगे। तो ये ज़्यादातर अक्सर लड़कियों में देखा जाता है, महिलाओं में ब्लड का कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का आंसर है, जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते तब उन्हें सहजीवी जीव तथा इस क्रिया में सहजीविता कहते हैं। इस प्रकार का पोषण सहजीवी पोषण कहलाता है। जैसे लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, जैसे कि अमरबेल का जो पौधा होता है वो दूसरे पौधा पर ही निर्भर करता है, यानी अपना भोजन के लिए जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है वो क्या हो जाता है, सहजीवी हो जाता है। जैसे कि हमारे बाल में जू जो होता है वो क्या होता है, जीवित जीवों पर आश्रित, तो वो एक प्रकार का सहजीवी है, जिसमें एक कवक तथा एक शैवाल भी सहजीवी रूप रहता है। ठीक है, अब है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। देखिए इस प्रकार से अंतर है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जबकि यह एक भौतिक क्रिया है। इसमें क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित रहता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है और यह क्रिया कोशिका के बाहर होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक हम लोग याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में ही होता है। नेक्स्ट था छींक। तो देखिए इसमें छींक आना किसी बाहरी अवांछनीय कणों के नाक में जाने से होता है। यह एक अपने आप प्रक्रिया होता है। अवांछनीय कण संवेदक इस पर उद्दीपित करते तब संवेदना एक प्रेरणा में बदल जाती है। यह प्रेरणा संवेदक तांत्रिक द्वारा मेरुरज्जु को ले जाती है। संवेदना का उद्दीपन एक प्रेरणा के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा मांसपेशियों को जाता है, जहाँ कार्य करता है। नाक की मांसपेशियाँ सिकुड़ती है जिसे छींक आती है। इस क्रिया को प्रवृत्ति क्रिया कहते हैं, जो तुरंत होती है और उसे मस्तिष्क से आदेश की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वतः ही अपने आप हो जाता है। छींकने के कार्य का मार्ग इस प्रकार है कि उद्दीपन हुआ, कहाँ पे पहुंचा, ग्राही अंग के पास से हुआ, संवेदी तंत्रिका मेरुरज्जु में जाएगा, फिर प्रेरक तंत्रिका को पेशीय तंत्रिका को छींकना। इस प्रकार से छींकने का प्रोसेस है। 19 का आंसर है, जब जीव एक ही प्रकार अर्थात नर अथवा मादा युग्मकों की उत्पत्ति करते तब ये एक लिंगी कहलाते, जैसे मनुष्य। नेक्स्ट आंसर है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे पर बौने पौधे का संकलन किया तो उसे प्रथम शर्त F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि दो लक्षणों में केवल एक पैतृक लक्षण ही, चलिए जूम कर देते थोड़ा सा, दिखाई दिया। इन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। इससे क्या हुआ, पैतृक पौधे में F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से ठगाया। इस दूसरी पीढ़ी में F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 बौने पौधे थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे को अप्रभावी लक्षण कहा। अब है कि मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में विभिन्न परिपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये लॉन्ग आंसर है, इसमें इसका फिगर बनाना है। सबसे जो पाचन की क्रिया शुरू होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ से। पहले फिगर को समझ लीजिए, फिगर बनाने आ जाएगा तो अपने आप उसी को लिख देना है। सबसे पहले जो पाचन की क्रिया शुरू होता है वो मुख से शुरू होता है, उसके बाद ग्रासिका में जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पे ग्रहणी में जाता है, वो यहाँ से अग्नाशय से होते हुए छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाकर के भोजन जाता है, फिर गुदा के द्वारा जो नहीं पचता वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िए। मुख गुहा में क्या है कि देखिए क्या है, डाइजेशन इन द माउथ कैविटी, जिसको मुख गुहा बोलते हैं। मनुष्य के मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों निकलती है जो कि भोजन को मिक्स करने में उसका यूज होता है। लार में एंजाइम उपस्थित भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शकरा में बदल देता है, यानी उसको गीला करता है। लार भोजन को लसादार, चिकना और लुगदीदार बना देते हैं ताकि उसको घोटने में गड़िसिका में क्या होता है,
आसानी होता है। फिर है अमाशय का कार्य है। तब अमाशय का कार्य क्या है कि भोजन जब अमाशय में पहुँची तब वहाँ भोजन का मंथन होता है, यानी भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम अम्लीय होता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। अमाशय की पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। फिर जाता है ग्रहणी में, यानी डाइजेशन इन द डिडोनियम। फिर है क्षुद्रांत यानी डाइजेशन इन द इलियम में जाता है। इस प्रकार से इसको पढ़ लेना है। देखिए क्या है कि ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करते हैं। आंत की विलय द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन रक्त में पहुंचा दिया जाता है। फिर है बड़ी आंत डाइजेशन इन द रेक्टम। क्षुद्रांत में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है, वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का अपशिष्ट एकत्रित हो समय पर मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसका 8वां में क्वेश्चन था पराकोष वाला। देखिए क्या है, पराकोष में परागकणों का वर्तिकांक एक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। फूल के पुंकेसर में परागकोष होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांग। तो इसके बाद परागकण से एक नली निकलते हैं जिसे परागनली कहते हैं। परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं, इनमें से एक नर युग्मक परागनली में से वह बीजांड तक पहुंचा दिया जाता है, बीजांड के साथ संलग्न करता है जिससे युग्नज बनता है। दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनाता है जिससे अंत में अंडोस्पर्म बनाता है। इस प्रकार से काम है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका फिगर भी है इसमें, ये देख लीजिए फिगर। परागकोण कोष की रचना है ये निषेचन के साथ ज्यांग उदरण के इसका कटा हुआ भाग है। समयानुसार बीज सख्त होकर सूख जाता है। यह बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। अंडाशय की दीवार सख्त हो जाती है। निषेचन के बाद संपूर्ण अंडाशय फल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सब्जेक्टिव। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सारे स्टूडेंट को। तो जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।